अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम पिछले लेक्चर की तरह जो लैंग्वेज फंडामेंटल्स है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और इसके साथ हम लोगों ने अभी तक देखा है कि विजुअल स्टूडियो में आपने किस तरह से एप्लीकेशन बनानी है। ये जो हमारे लैंग्वेज के या प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं या फंडामेंटल्स हैं, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग है यूजिंग C#, इसको समझने के लिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप ये विंडोज एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन कंसोल एप्लीकेशन निस्बतन एक सिंपल एप्लीकेशन है, तो ये हम उसी के जरिए ही अपनी ये जो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं C# के हवाले से वो यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऑलरेडी इनसे आप फेमिलियर हैं, जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, सिलेक्शन स्ट्रक्चर मींस हमारा यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि आपके पास जो डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं C# के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। अरेज की बात करेंगे, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, ये जो बेसिक हमारे एक किसी भी लैंग्वेज के हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, वो हम C# के हवाले से यहाँ पे उनका ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं C लैंग्वेज के जरिए, C++ लैंग्वेज के जरिए। ठीक है, पीछे और भी जो लैंग्वेजेस आपने की है उनमें यही बेसिक प्रोग्रामिंग जो है आप लोगों ने की है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में, इस कोर्स के अंदर, इस पार्ट पर हम सिर्फ ये गो थ्रू करेंगे, इसका सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं कि यही कंस्ट्रक्ट हम C# लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। असल जो हमारा मकसद है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग सीखना है। ठीक है, तो जो बेसिक लैंग्वेज के आपके स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होंगी तो आप उनसे फेमिलियर हो, थोड़े से आप जरा यूज टू हो कि हम अगर आगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग में कोई लेट सपोज इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं या वाइल इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि भाई यही हमारी प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स हैं। यही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग की वो हम C# में किस तरह से लिखेंगे, उसकी करिस्पॉन्डिंग कीवर्ड्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, सिंटैक्स क्या है। लकीली चूंकि हम लोगों ने कहा था कि C# जो लैंग्वेज है वो C फैमिली ऑफ सिंटैक्स से बिलोंग करती है, तो जो C और C++ में आपने सिंटैक्स सीखा था उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिस तरह अभी आप लोगों ने वेरिएबल लास्ट टाइम क्रिएट किए तो आपने नोट किया होगा कि तकरीबन आपकी इवन कीवर्ड्स जो हैं वो भी आपके कमोबेश सेम है, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, जो कुछ नए कीवर्ड्स लैंग्वेज ने इंट्रोड्यूस किए हैं। बाकी जो फॉर्मेट है, जो सिंटैक्स है, जो स्टेटमेंट लिखने का जो तरीकेकार है वो बिल्कुल वही है जो आपका C एंड C++ में आपने किया था। ठीक है, अलबत्ता C++ में जो आप ऊप प्रोग्रामिंग सीखते हैं वहां से उसका थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्ट है, यहाँ पे हमारी जो ऊप प्रोग्रामिंग होती है, ऊप के लिए जो हम क्लासेस वगैरह या ऑब्जेक्ट लिखते हैं या क्लासेस क्रिएट करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो हम यहाँ पे अपने लैंग्वेज के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे। जस्ट हम यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, सो फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज के ही टॉपिक में हम अब आज देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। आपके यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो आपके पास हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और एक इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सो इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा बल्कि क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि आपके पास जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के लिए, वैल्यूज को कंपेयर जब आप करते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटर C# में कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम आप लोग फेमिलियर हैं, C++ वाले ही आपके ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। ये चाहे आपकी इंटीजर वैल्यूज हों, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हों, डेसिमल वैल्यूज हों, कैरेक्टर्स हों, स्ट्रिंग्स हों या कोई दूसरे रेफरेंस टाइप हों, उनको कंपेयर करने के लिए आप यही ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ये आपके पास है डबल इक्वल का सिंबल, जिसमें कोई आपके पास स्पेस नहीं है। ठीक है, इक्वल इक्वल सिंबल विदाउट एनी स्पेस आप लिखते हैं। ये आपके पास देखें इक्वालिटी ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं इक्वल टू या इक्वालिटी ऑपरेटर, और ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप इक्वल ऑपरेटर लिख देते हैं तो ये हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। इसके अलावा बाकी इनइक्वालिटी ऑपरेटर में हमारा ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, लेस देन इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, ये आपके सिमिलर ऑपरेटर्स हैं जो पीछे आप कर चुके हैं। ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और
जो रिजल्ट है आपकी उस वैल्यूज का वो बुलियन फॉर्म में रिटर्न करते हैं, ठीक है, यानी बुलियन रिजल्ट देते हैं। बुलियन रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स, लॉजिकल ट्रू एंड लॉजिकल फॉल्स। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेट ऑफ ऑपरेटर्स है जो लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो कंपेयर करता है वो किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, वो आपकी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन रिजल्ट इनका क्या होगा, इनका रिजल्ट होगा बुलियन रिजल्ट, ठीक है, बूल टाइप का रिजल्ट होगा। लॉजिकल ट्रू एंड लॉजिकल फॉल्स, ट्रू फॉल्स की शक्ल में ये रिजल्ट देगा। इसी तरीके से जो दूसरा सेट ऑफ ऑपरेटर है वो हमारे कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हम यूज करते हैं जब भी हमें ये बूलियन एक्सप्रेशंस, ये जो आपके इन एक्सप्रेशंस, इन ऑपरेटर की मदद से जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उनको हम, जिनका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आता है, उनको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, या इनको हम कंडीशन भी कहते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन या सिंपली कंडीशन, ठीक है। तो ये जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं इनको कंबाइन करने के लिए या इससे एडवांस आपकी जो बूलियन कंडीशंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास 3 हैं। ये आपका डबल एम्परसेंड एंड के लिए इस्तेमाल होता है, लॉजिकल एंड हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये डबल एम्परसेंड ये आपका लॉजिकल एंड के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो वर्टिकल बार है ये आप 2 दफा देते हैं, ठीक है, ये तो पाइप साइन कहलाता है, इसको हम लॉजिकल और ऑपरेटर के तौर पर यूज करते हैं। और इसी तरीके से एक आपके पास है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका यूज होता है नॉट के लिए, ठीक है। सो एंड और आपके पास तीसरा ऑपरेटर कौन सा है, लॉजिकल नॉट का है, ठीक है, ये जो कि इन्वर्स करता है। सो लॉजिकल एंड और जो है ये आपकी इस्तेमाल होंगी बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर जिनकी टाइप जो होती है बूल टाइप होती है, जिनकी वैल्यूज जो है वो बूल टाइप की होती हैं। जबकि आप ऑपरेटर जो नॉट है वो बेसिकली क्या करता है, आपकी जो बूलियन एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देता है। नॉट यानी अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन जो दी हुई है आपने उसके साथ नॉट यूज किया है, तो नॉट और उसके साथ जो रिजल्ट आएगा बूलियन एक्सप्रेशन का उसको हम किस तरह कहेंगे कि नॉट दिस एक्सप्रेशन, यानी अगर रिजल्ट से आया, रिजल्ट के तौर पर आया एक्सप्रेशन से ट्रू, तो नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। अगर नॉट को फॉल्स मिला तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, रिसीव होने वाली बुलियन एक्सप्रेशन से रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट है इफ, ठीक है, काम या करना है या नहीं करना, ये वो सिचुएशन है। तो जहां पे आपको काम करना है या नहीं करना इस्तेमाल की सिचुएशन हो, ये कोड एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, उस केस में फिर आप इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट या सिंटैक्स क्या है इफ का, कि आप इफ कीवर्ड लिखते हैं। कीवर्ड जब भी कहूं इसका मतलब है यहां पे भी आपने स्मॉल लेटर्स यूज करना है, ठीक हो गया। सो इफ कीवर्ड यूज करना है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप इसको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, यानी वो एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहां पर लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट प्रिंट किया है, उसके बाद बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट और उसके बाद फिर हमने राइट कर्ली ब्रैकेट दिया है, ठीक है। ये आपके पास देखें जो कर्ली ब्रैकेट का जो पेयर है ये असल में आपके ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी शार्प के अंदर भी जब भी आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मेंशन करना हो तो उसके लिए आप जो ब्लॉक बनाएंगे वो आप कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से बनाएंगे, ठीक है। सो ये दरमियानी ब्रैकेट है, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट, ये जो लेफ्ट है आपके पास इसको ओपन करेंगे और जो राइट ब्रैकेट है दरमियानी यानी राइट कर्ली ब्रैकेट है ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट होगी ब्लॉक की। तो यहां से आपके पास एक ब्लॉक स्टार्ट होगा और जैसे ही उसका करिस्पॉन्डिंग मैचिंग राइट कर्ली ब्रैकेट मिलेगा ये आपके स्टेटमेंट ये जो है ये सारी एक ब्लॉक या एक कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, हर एक स्टेटमेंट का और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। हर स्टेटमेंट का इख्तिताम सेमीकोलन पे होगा, ठीक हो गया। काम कैसे करेगा कि यानी इफ आपके पास जब कंट्रोल पास होगा तो ये बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, रिजल्ट या ट्रू आएगा या फॉल्स। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो कंट्रोल पास होगा इफ की बॉडी के अंदर, यहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया फॉल्स तो कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, कंट्रोल आपकी इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इफ की बूलियन इफ के दी हुई कंडीशन, इफ के साथ दी हुई कंडीशन से रिजल्ट अगर ट्रू आया तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपके पास अगर फॉल्स आया तो उस केस में कंट्रोल जो है वो इफ की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो जस्ट लाइक C++, आपके पास अगर यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये खत छोड़ भी सकते हैं। यानी आपके पास अब स्टेटमेंट कैसे होगी कि आपकी एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद स्टेटमेंट और फिर उसके आखिर में सेमीकोलन आप डाल देंगे। ठीक है, तो उस केस में आपकी इफ स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होकर सेमीकोलन पे एंड होगी। ये आपका जो मैंडेटरी हो जाता है, ये ब्लॉक या कर्ली ब्रेसेस से तब मैंडेटरी हो जाते हैं जब आपकी इफ की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों जो इफ के साथ एग्जीक्यूट करनी हो। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है चूंकि दो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, इतनी मेमोरी में जगह नहीं लेते। बेहतर है कि एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको ब्लॉक हमेशा एक्सप्लिसिटली मेंशन करें, बेशक उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो आगे हम इस सेंटेक्स को इसी तरह ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसमें भी आप ब्लॉक लाजमी बनाएंगे। ठीक है, ये याद रहे आपको। दूसरी आपके पास इसकी वेरिएशन आती है, ये आपका देखिए सिंगल अल्टरनेटिव है ना, या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि दो में से कोई एक काम करने। ठीक है, दो में से कोई एक काम करने लेकिन कंडीशन को देखते हुए, इसको हम कहते हैं डबल अल्टरनेटिव, या हमारी ये स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका जो फॉर्मेट है या सेंटेक्स है वो क्या है आपके पास, सेंटेक्स इसका दिया हुआ है ये रहा, इफ, उसके बाद आपकी ये कंडीशन आएगी, फिर इफ की बॉडी आ जाएगी, फिर उसके बाद एल्स की वर्ड, एल्स के बाद फिर एल्स की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, सो अब यहां पे क्या होगा कि अगर कंडीशन जो है दी हुई है इफ के साथ, अगर वो ट्रू है तो कंट्रोल यहां से इफ की बॉडी में एंटर होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा, यानी एल्स को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया, इफ के साथ दी हुई कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया, तो कंट्रोल यहां से ट्रांसफर होगा एल्स के पास, और एल्स के बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो इस तरह दो में से कोई एक कोड ब्लॉक जो है आपका एग्जीक्यूट होगा इफ एल्स के केस में, यानी दो अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों में से कोई एक बॉडी एग्जीक्यूट होगी, या इफ अगर कंडीशन ट्रू है, या एल्स की बॉडी अगर कंडीशन इफ वाली फॉल्स है। तीसरी इसमें वेरिएशन है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। वैसे इफ एल्स को आप नेस्ट भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट को नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये इफ एल्स की जो नेस्टेड फॉर्म है उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, सो सिंटैक्स क्या है कि आपके पास अगर मल्टीपल सिचुएशन क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हर कंडीशन के बेस पर आपने एक डिफरेंट सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में फिर आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, इफ कीवर्ड है, स्टार्ट लेंगे इफ कीवर्ड से, पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको कंडीशन देंगे। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होगी जो इफ के साथ होगी, फिर इफ की बॉडी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम देंगे एल्स, लेकिन अब एल्स के साथ दोबारा हमारा इफ रिपीट हो गया, यानी एल्स स्पेस और उसके बाद फिर इफ आ जाएगा। अब इसके साथ फिर आपने कंडीशन देनी है। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस में सेकंड कंडीशन होगी। फिर इसके बाद इस एल्स इफ की बॉडी होगी, इसी तरीके से एल्स इफ, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, फिर स्टेटमेंट इसकी बॉडी। इस तरह जितनी आपने कंडीशंस चेक करनी है उसके लिए आप इसी तरह एल्स इफ और उसकी कंडीशन और उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आप रिपीट करते चले जाएं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आखिरी जो है वो आपकी क्या होगी, उसी तरह एल्स इफ, कंडीशन एन एंड उसके साथ बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस आप चेक करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एन डिनोट करा है एनी नंबर ऑफ। ठीक है, 12, लेकिन ये लॉजिकल किसी लिमिट में जरूर होंगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास दोबारा एल्स रिपीट हुआ है, एल्स इफ वाली जो आखिरी कंडीशन थी उसकी बॉडी एंड होने के बाद एल्स कीवर्ड। ठीक है, ये ऑप्शनल है, वैसे इस स्ट्रक्चर में आप चाहें तो ये एल्स ओमिट भी कर सकते हैं अगर जरूरत ना हो। सो एल्स के बाद फिर एल्स की बॉडी आ जाएगी। ठीक हो गया। सो अब देखें इसमें क्या होगा कि कंडीशन आपकी जैसे ही इफ के पास कंट्रोल आएगा तो इफ वाली कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आएगा इस इफ की बॉडी में, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तमाम स्टेटमेंट्स इसके अंदर एग्जीक्यूट हो गई, कंट्रोल यहां से डायरेक्टली बाहर चला जाएगा जो आपकी इफ एल्स इफ की बॉडी के बाहर पहली स्टेटमेंट है वहां। ठीक है, ये जो बाकी आपके पास इफ एल्स वाले पार्ट हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोल यहां से पास होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगले एल्स इफ के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर यहां से भी फॉल्स आ गया फिर अगले के पास जाएगा, अगर यहां से भी फॉल्स आया फिर अगले एल्स इफ के पास जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर यहां से भी फॉल्स आया यानी इनकेस अगर ये ट्रू नहीं है फॉल्स है तो फिर कंट्रोल यहां से एल्स के पास जाएगा। अब एल्स अगर सीक्वेंस में आखिरी है तो बस एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हमारा मल्टीपल अल्टरनेटिव
के लिए जब भी हमारे पास सिचुएशन हो कि आपके पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करने हैं लेकिन डिफरेंट कंडीशंस को देखते हुए कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, तो उस केस में फिर आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका एक ओवरऑल व्यू आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स थी। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर या सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये आपके पास जब ऑप्शंस की एक लिस्ट हो और उस ऑप्शन की बेस पर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, स्विच यहाँ पे कीवर्ड है, पैरेंथेसिस में हम कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन जिसका कोई इंटीजर या नॉन न्यूमेरिक जैसे कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की रिजल्ट आए। ठीक है, कोई कैरेक्टर वैल्यू आपके पास आए, कोई एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए एक्सप्रेशन से, या फिर आप वेरिएबल यहां पे पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्विच के साथ उसकी बॉडी स्टार्ट होगी। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है स्विच के साथ, ये जो ब्लॉक है ये आपका मस्ट है। ठीक है, स्विच में आपके ये जो कर्ली ब्रैकेट के जो पेयर है, कर्ली ब्रेसेस का जो पेयर है, ये मस्ट इस्तेमाल होगा। इसकी ब्लॉक जो डिफाइन होगी वो आपकी इसी के साथ होगी। स्विच की बॉडी में एक और कीवर्ड यूज होगा केस। केस के बाद आप देंगे स्पेस और उसके बाद आप अपनी पहली वैल्यू दे देंगे, कोई भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर नॉन न्यूमेरिक या मसलन कैरेक्टर है तो उसे सिंगल कोट में रखेंगे, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में, अगर ये अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिलहाल हमारे पास कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यूज ही हम यहाँ पे की बेस पर ही हम अक्सर और बेशतर सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे केस, केस के बाद फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद फिर आपने फुल कॉलन देना है। ठीक है, जो डॉट डॉट एक दूसरे के ऊपर हैं ये कहलाते हैं फुल कॉलन। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट्स 1 2 3, यहां ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं, बस आपका केस, केस के बाद आप स्टेटमेंट लिखना शुरू करें, हर स्टेटमेंट के आखिर पे सेमी कॉलन, उस तरह फिर उसके बाद स्टेटमेंट के अख्ताम पे आपने आखिरी जो स्टेटमेंट देनी है वो ब्रेक देनी है। ये अब आपकी मस्ट है। सी लैंग्वेज में, C++ में हम केस के साथ ब्रेक नहीं देते थे और जरूरत होती थी तो दे भी देते थे, लेकिन C# के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट देनी मस्ट है। ठीक है, अनलेस कि अगर आपके पास कोई और सिचुएशन हो जिसमें आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देना चाहें, लेकिन ब्रेक आपने यहाँ पे लाजमन देनी है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट और उसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट फिर आपके पास है अगली केस कीवर्ड, उसके साथ फिर आप सेकंड वैल्यू रिपीट करें, सेकंड वैल्यू देंगे और उसके बाद फिर आपने फुल कॉलन देना है। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक बना है आपका, यहाँ पे देखें केस वैल्यू 1 के बाद जो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी तब तक इस केस पहले केस के साथ कंसीडर होंगी जब तक कि नेक्स्ट केस कीवर्ड स्टार्ट ना हो जाए। ठीक हो गया, इसीलिए हमें स्विच केस की बॉडी के अंदर ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपके पास देखें केस सेकंड वैल्यू उसकी स्टेटमेंट्स यानी कि सेकंड केस की बॉडी, उसके बाद आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट, इस तरह जितने केसेस देना चाहें आप दे सकते हैं। फाइनली जो आपका जो बिल्कुल आपके पास जो आखिरी कोई वैल्यू होती है जिसमें आप कहते हैं कि बस इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं है और अगर कोई वैल्यू इनमें से नहीं आई तो फिर ये वाला काम कर दो, तो वो डिफॉल्ट वाली जो सिचुएशन है वो हम कीवर्ड डिफॉल्ट के जरिए बताते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी केस की जो वैल्यू है वो मैच नहीं होती तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या काम होगा, क्या टास्क होगा, तो डिफॉल्ट, उसके बाद फिर फुल कॉलन। यहां पे भी आप उसी तरह स्टेटमेंट्स देंगे। ठीक है, और उमूमन एरर मैसेजेस होते हैं या कोई वाइंड अप वगैरह जो होता है वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है उससे रिलेटेड आप इंटर करते हैं। उसके बाद फिर आपकी ब्रेक स्टेटमेंट और ये आपकी एंड ऑफ दी स्विच बॉडी। काम उसी तरह करेगा कि आपके पास स्विच के पास कंट्रोल आएगा, वेरिएबल से या एक्सप्रेशन से वैल्यू पास होगी, चेक करेगा कि केस के साथ दी हुई वैल्यू से मैच हो रही है, अगर मैच हो गई तो इस केस की बॉडी में को एग्जीक्यूट करेगा, इसकी बॉडी में एंटर होगा और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि कंट्रोल को इस ब्लॉक से, ये जो आपका करंट ब्लॉक है, इस ब्लॉक से कंट्रोल बाहर भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये केस मैच नहीं हुआ, आने वाली वैल्यू इस केस की वैल्यू के साथ मैच नहीं हुई तो फिर अगले केस के पास जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होगा कि अगर ये मैच हो गई तो इस केस की बॉडी में एंटर हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट अगर ब्रेक है तो कंट्रोल यहां से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी ब्रेक कंट्रोल को इस करंट ब्लॉक से बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर कोई भी केस, जितने भी आपने केसेस दी हुई हैं, आने वाली वैल्यू किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं हुई तो फिर आपके पास ये जो डिफॉल्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। इसके साथ जो स्टेटमेंट्स हैं कंट्रोल यहां जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आपका कंट्रोल बाहर आएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो है आपका इस सीक्वेंस में ऑप्शनल है, चाहे तो दें, अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास थे
डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि आपकी ऑप्शन सिलेक्शन के ऊपर भी होता है और या आप किसी कंडीशन की बेस पर जो है डिसाइड करते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो है लूप या इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। लूप या इटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? लूप बेसिकली आपके पास जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करती हैं, ठीक है। व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये आपकी बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो आप पीछे C++ में पढ़ चुके हैं। सो व्हाइल लूप कंडीशनल लूप है जिसमें कंडीशन जो है पहले टेस्ट होगी, ठीक है। प्री टेस्ट कंडीशन आपके पास लूप है। सो लिखेंगे किस तरह? व्हाइल कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, उसके बाद व्हाइल की बॉडी आ जाएगी, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपने कर्ली ब्रेसेस मेंशन करना है। काम का तरीका उसी तरह होगा कि आपके पास व्हाइल के पास जब कंट्रोल आएगा तो ये कंडीशन इवेलुएट होगा, कंडीशन से रिजल्ट अगर ट्रू आया तो कंट्रोल पास होगा व्हाइल की बॉडी में, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई कंट्रोल पास होगा व्हाइल की कंडीशन वाली लाइन के पास दोबारा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल यहां से आपका व्हाइल की बॉडी में आ जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। यानी आपकी ये जो लूप की बॉडी है ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी जब तक कि इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है लूप ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाइल कंडीशन जो है, व्हाइल लूप जो है आपका 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होता है। ख्याल ये रखना है कि आपका कोई भी लूप इन्फिनिट लूप नहीं होना चाहिए, यानी वो लूप जो कि आपकी जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है वो लूप आपका कभी भी एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये लूप आपके हमेशा एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि आप उसको एक्सटर्नली टर्मिनेट ना कर दें। तो ये हमारे इन्फिनिट लूप कहलाते हैं जो कभी भी एंड नहीं होते। इन्फिनिट लूप से बचना है, आपने जब कोड लिखना होगा तो आपने कंडीशन इस तरह डिवाइस करनी होगी, इस तरह बनानी होगी कि आपकी जो कंडीशन है अल्टीमेटली फॉल्स हो, ठीक है। सो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स 0 और मोर टाइम, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स 1 और मोर टाइम, यानी कम से कम एक दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सिंटैक्स क्या है आपके पास? डू कीवर्ड आप लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे, इससे बॉडी स्टार्ट होगी। अब ये जो है आपके पास ये मैंडेटरी है। डू के साथ आपने ये जो ब्लॉक है लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस आपने मस्ट देना है, फिर उसके बाद राइट कर्ली ब्रेस से ब्लॉक जो है उसका एंड हो जाएगा। इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स देंगे, जो भी आपकी डू के अंदर डू व्हाइल लूप के साथ जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आपकी लूप ऑफ बॉडी ऑफ लूप बन जाएगी, बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास डू के बाद आपका जो ब्लॉक एंड हो रहा है राइट कर्ली ब्रैकेट पे, उसके बाद फिर हम देते हैं व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल कीवर्ड के बाद फिर हम देंगे कंडीशन और उसके बाद यहां पर आएगा सेमीकोलन, ठीक है। सो डू लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, उसके बाद राइट कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक को क्लोज कर देगा, उसके बाद व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद फिर आपने कंडीशन देनी है पैरेंथेसिस में और उसके बाद फिर सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप क्या करता है कि ये कम से कम एक बार आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है, नेक्स्ट रिपीटेशन, वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल यहीं से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें चूंकि कंडीशन आखिर में टेस्ट होती है, इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं और इसी वजह से ये लूप जो है कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। तो इसको हम कहते हैं कि डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स 1 और मोर टाइम, ठीक है, 1 और मोर टाइम। नेक्स्ट हमारे पास वेल नोन फॉर लूप है। फॉर लूप में आपके पास 3 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक आपका फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक, कंडीशन का ब्लॉक जो कि लूप के कंटिन्यू रहने या एंड होने का डिसाइड करता है, और उसकी जो अपडेट ब्लॉक है यानी जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है आपका इसमें? फॉर लूप आपके पास कीवर्ड फॉर से शुरू होता है, पैरेंथेसिस के अंदर आप उसके 3 स्टेटमेंट्स या 3 ब्लॉक्स बताते हैं। एक आपके पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यानी फॉर के साथ इसका एक काउंटर वेरिएबल होगा, उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन देंगे उसी वेरिएबल के ऊपर जो फॉर लूप वेरिएबल है उस पर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन और फिर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी ये अपडेट सेशन आ जाएगा। इसके बाद सेमीकोलन नहीं देना, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, लूप की बॉडी यानी जो भी स्टेटमेंट आपने देनी है यहां पे एंटर कर दें और उसके बाद राइट कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक को क्लोज कर देगा। अब ये जो आपके पास फॉर लूप है ये आपका जब भी आपको पता हो कि कितनी दफा मुझे एक काम करना है वो मुझे पहले से मालूम है, तो उस केस में फिर हम फॉर लूप
इस्तेमाल करती है, यानी नोन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये एग्जीक्यूट होता है। तो जब सिचुएशन में हमें पता हो कि कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, 10, 20 हजार या 10,000 दफा, तो उस केस पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वाइल जो है आपके पास, वाइल और डू वाइल ये कंडीशनल लूप है, यानी इनकी जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करेगी कंडीशन पर। ठीक है। तो कितनी दफा एग्जीक्यूट होती है ये आपकी उस कंडीशन डिसाइड करेगी। तो वो एक दफा भी हो सकती है, 2 दफा भी हो सकती है, और हो सकता है एक बार भी ना हो। वाइल के केस में 0 और मोर टाइम, डू वाइल के केस में 1 और मोर टाइम। ठीक है। और फॉर लूप फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया। फॉर लूप फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता है। ये तो सारी हमारी चीजें थी सी शार्प में, जो कि आपकी पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। अब एक नई चीज जो सी शार्प के अंदर है लूप के हवाले से, वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आपके जो फॉर लूप है उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये आपकी ज्यादातर ये जो कलेक्शंस होती हैं या अरेज होती हैं उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये खासतौर से उन एलिमेंट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है, यानी ऐसे कलेक्शंस के साथ भी जहां पे आपका इंडेक्स नंबर जो है वो डिफाइन नहीं होता, इंडेक्सिंग जो है वहां डिफाइन ना हो, उन कलेक्शंस को भी फॉर ईच लूप के जरिए इटरेट किया जा सकता है। ठीक है। ये आपकी सी शार्प के अंदर जो है ये एक नई चीज है जो आपकी C++ लैंग्वेज में नहीं थी। सिंटैक्स क्या है? फॉर ईच विदाउट एनी स्पेस। ठीक है। फॉर ईच कीवर्ड है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या बताना है? टाइप नेम होगा, वेरिएबल का नाम होगा, इन और कलेक्शन। अब ये जो टाइप जहां पे लिखा है, यहां पे कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकती है जिस टाइप की कलेक्शन होगी। ठीक है। कोई प्रिमिटिव टाइप यानी इंटीजर, फ्लोट वगैरह हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल डेसिमल हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरीके से ये आपका कोई भी रेफरेंस टाइप भी हो सकता है। उसके बाद आपने वेरिएबल नेम बताना है। उसके बाद फिर आपका इन, ये कीवर्ड है। ठीक है। इन कीवर्ड है। इन कीवर्ड के बाद आपने अपने उस कलेक्शन का नाम बताना है, मसलन वो अरे हो सकती है। ठीक हो गया। सो कलेक्शन का नाम बताना है। उसके बाद फॉर ईच लूप की जो बॉडी है, इसकी बॉडी में स्टार्ट होगी लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और एंड होगी राइट कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर आपके पास वो स्टेटमेंट्स होंगी जो आपके इस वेरिएबल को में मौजूद डेटा को प्रोसेस करेंगी। ठीक है। तो ये होगी हमारे पास लूप्स और उनकी मुख्तलिफ टाइप्स। लूप्स को आप नेस्ट भी कर सकते हैं। एक लूप के अंदर जब आप दूसरा लूप लिखते हैं तो ये हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है। इसमें आपके जो आउटर लूप होते हैं वो इनर लूप की निस्बत कम एग्जीक्यूट होते हैं, यानी इनर लूप मोर देन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होते हैं एज कम्पेयर टू आउटर लूप। ठीक है। इस तरीके से जो आपकी इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट, उनको भी आप नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थी हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स के हवाले से। थोड़ी सी अब हम इनकी बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में इसका एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ 1-2 कंस्ट्रक्ट की कि किस तरह से आपने यूज करना है। फॉर ईच लूप को इंशाल्लाह जब हम अरे डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि यहाँ पे ये किस तरह से इस्तेमाल होता है इन कलेक्शंस पे। तो इस वक्त हम फॉर ईच लूप इस वक्त यूज नहीं करें। आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है अप टू फॉर लूप। ठीक है। एक दफा आपने इनको एग्जीक्यूट करके देखना है कि आप लोग इनके साथ फेमिलियर हो जाएं। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे देती हूं ताकि आप लोग थोड़े से यूज टू हो जाएं कि आपकी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। सो कंसोल एप्लीकेशन में आ जाएं। मैंने एक एप्लीकेशन पहले से बना